रिट्रीवल क्यूज के बारे में पढ़ेंगे आज। रिट्रीवल का मतलब होता है कोई चीज़ याद करना मेमोरी में से, और क्यूज होते हैं हिंट। कोई चीज़ होती है जो हमें हिंट की तरह हेल्प करती है जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए, तो उसको हम क्यूज भी बोलते हैं। अब रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। One of the main reasons that maintenance rehearsal is not a very good way to get information into LTM is that saying something and over gives only one retrieval cue, a stimulus for remembering the sound of the word or phrase. जब हम कोई चीज़ मेंटेनेंस रिहर्सल से याद करते हैं, बार बार वो चीज़ बोल के रट्टा मार के याद करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक रिट्रीवल क्यू मिलता है, उसका साउंड और उसका जो वर्ड का साउंड है, जो भी फ्रेज है, जो सेंटेंस आप याद कर रहे हो, उसका साउंड जो होता है वो हमारे रिट्रीवल क्यू की तरह काम करता है। तो जब हम उससे मिलती जुलती सिमिलर चीज़ सुनते हैं तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। ठीक है, अब तो ये तो तब होता है जब हम मेंटेनेंस रिहर्सल से याद करते हैं, जब हम उसको बार बार बोल के याद करते हैं, तो उसकी साउंड को हम क्यू बना लेते हैं, हिंट बना लेते हैं। So when people try to remember a piece of information by thinking of it, it means how it fits in with what they already know. They are giving themselves cues for meaning in addition to the sound. अब क्या होता है, जनरली हम ज़्यादातर चीज़ें तो इलेबोरेट करते हैं, मीनिंग से समझ के जब हम करते हैं उसको, तो उस टाइम पे हमें एक से ज़्यादा क्यूज़ मिलते हैं। जब हम खाली रट के नहीं करते, इलेबोरेट करके कोई चीज़ याद करते हैं, तो हमें उसमें खाली साउंड क्यू नहीं मिलता है, उसके अलावा उसका मीनिंग भी क्यू की तरह काम करता है, मीनिंग भी एक हिंट की तरह काम करता है। तो रिट्रीवल क्यूज में भी आप दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसकी साउंड जो होती है वो क्यू हो सकती है, और दूसरा उसके अंदर का मीनिंग हो सकता है, लेकिन वो तब जब आपने उस इंफॉर्मेशन को मीनिंग के साथ याद किया है। द मोर क्यू स्टोर्ड विद द इंफॉर्मेशन, द इजियर द रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी। मतलब कि आप जितने ज़्यादा क्यूज़ के साथ कोई चीज़ याद करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसको वापस रिट्रीव करना आसान होगा। इसलिए जब आप मेंटेनेंस रिहर्सल से याद करते हो तो आपके पास एक ही क्यू होता है, उसका साउंड, जिससे हमें हेल्प नहीं मिलती ज़्यादा याद करने में। लेकिन अगर आप उसको मीनिंग के साथ और साउंड दोनों के साथ करते हो, जब हम इलेबोरेट करते हैं, तो हमें दो रिट्रीवल क्यूज़ मिल जाते हैं, एक साउंड और एक मीनिंग। तो उस इंफॉर्मेशन को जब दो क्यूज़ मिल जाते हैं, ज़्यादा क्यूज़ मिल जाते हैं, तो उसको याद करना बाद में इजी हो जाता है। बहुत सारे क्यूज़ होते हैं अलग तरह के, जो अभी हम देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, और एक दूसरा है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। कॉन्टेक्स्ट एंड मूड इफेक्ट्स ऑन मेमोरी रिट्रीवल। किस कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ याद करी है और किस मूड में कोई चीज़ याद करी है, वो दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती है हमारे रिट्रीवल प्रोसेस को, कि हम कितना वापस से उसको याद कर पा रहे हैं, रिट्रीव कर पा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत है। अब जैसे सराउंडिंग में कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी क्यू बन सकती है। अब जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप उसी रूम में आके आंसर लिखते हो तो आपको थोड़ा जल्दी याद आता है। क्लास में, जिस क्लास में आपने कोई चीज़ याद करी है, उसी क्लास में अगर आपका टेस्ट हो तो आपको वो इजी होता है उस चीज़ को वापस से रिट्रीव करना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ यू यूजुअली वॉच अ पर्टिकुलर टेलीविजन शो व्हाइल ईटिंग पीनट्स, फॉर एग्जाम्पल, द नेक्स्ट टाइम यू ईट पीनट्स यू माइट फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग ऑफ द शो यू आर वॉचिंग। तो अगर आप कोई शो देखते देखते उस टाइम पे पीनट्स खा रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब आप पीनट्स खाते हो तो आपको उस शो का ध्यान आ जाता है। तो इस तरीके से उस टाइम वो टेलीविजन शो एक रिट्रीवल क्यू की तरह काम कर रहा है। तो जब हम सराउंडिंग्स को कनेक्शन बना लेते हैं अपने रिट्रीवल का इंफॉर्मेशन के साथ, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कनेक्शन बिटवीन सराउंडिंग्स एंड रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन। तो जब हमारी सराउंडिंग्स इस तरह की होती है कि जिसमें हमें जाने पे कोई चीज़ याद आ जाती है वापस, तो उसको हम बोलेंगे एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, के एक स्पेसिफिक जगह पे जाके आपको याद आ रहा है, क्योंकि आपने वहीं पे उसको एनकोड किया था। Researchers have found strong evidence for the concept of encoding specificity. The tendency for memory of any kind of information to be improved if the physical surroundings available when the memory is first formed are also available when the memory is being retrieved. मतलब कि अगर जब वो मेमोरी बन रही थी, वही वाली फिजिकल सराउंडिंग्स फिर से हो जब उसको रिट्रीव करना है मेमोरी को,
सेम सराउंडिंग्स अवेलेबल हो तो मेमोरी जो है वो एनहांस हो जाती है, मतलब ईजी हो जाता है याद करना। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द बेस्ट प्लेस टू टेक वंस केमिस्ट्री टेस्ट इज इन द सेम रूम इन विच यू लर्न। जिस रूम में आपने अपना टेस्ट के लिए लर्न किया था, याद किया था, उसी में आप अगर दे रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिट्रीवल क्यू की तरह काम करता है, आपको वो मटेरियल जल्दी याद आता है। एक ऐसा होता भी है हमारे साथ कभी कि वेरी कॉमन दैट यू वॉक इन टू अ रूम एंड नो दैट देयर वाज समथिंग यू वांटेड, बट इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट यू हैव टू गो बैक टू द रूम यू स्टार्टेड। कई बार आप किसी रूम से दूसरे रूम में जाते हो, कोई चीज़ लेने भूल जाते हो क्या लेने आए थे, तो आप उसको याद करने के लिए क्या करते हो, आप वापस जाते हो उसी रूम में जहाँ से आप आए थे, ताकि आपको सराउंडिंग से क्यू मिले कि आप क्या लेने आए थे, फिर आपको याद आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। रिसर्चर्स हैड स्टूडेंट्स हु वर लर्निंग स्कूबा डाइविंग। यही चीज़ उन्होंने एक रिसर्चर्स ने कुछ स्टूडेंट्स पे भी करी थी। वो पूल में स्कूबा डाइविंग लर्न कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग मतलब अंदर पानी के अंदर जाके जो डाइव करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनको अंदर कुछ वर्ड्स याद करवाए थे, और जब वो ऊपर थे लैंड पे तब कुछ वर्ड्स याद करवाए थे। सब्जेक्ट्स वर आस्क्ड टू रिमेंबर द टू लिस्ट। दो लिस्ट थी, दोनों कंडीशन में याद करनी थी, एक पानी के अंदर एक पानी के बाहर। अब जब वो उनसे दोबारा वर्ड्स पूछे तो क्या रिजल्ट मिला उनको, और जो चीज़ उन्होंने लैंड पे याद की थी वो चीज़ उनको लैंड पे रिकॉल करने में इजी रहा, लेकिन जो चीज़ उन्होंने लैंड पे याद की थी जब उन्हें अंडर वाटर वो चीज़ पूछी तो उनको इतना ही याद आया। मतलब जो चीज़ पानी के बाहर उन्होंने याद की थी, जो वर्ड्स वो पानी के बाहर ही उनसे पूछे तो उन्होंने इतने बता दिए, लेकिन जब वो वर्ड्स उन्होंने पानी के अंदर पूछे तो इतने बताए। ऐसे ही जो चीज़ उन्होंने अंडर वाटर याद की थी वो अंडर वाटर ही जाके दोबारा पूछी तो उनको इतनी याद आ गई, लेकिन अंडर वाटर करी हुई चीज़ अगर ऊपर लैंड पे आके पूछी तो वो इतनी याद आई। तो इसको इससे कंपेयर करो, इस चीज़ को इससे कंपेयर करो। तो इस तरीके से ये पता चल गया कि हमारे सराउंडिंग्स भी जो होते हैं वो हमारे को क्यू की तरह, हिंट की तरह हेल्प करते हैं। तो जनरली उसी सराउंडिंग्स में जाके आप रिट्रीव करने की कोशिश करते हो चीज़ें, तो आपको याद आ जाती है। ऐसे इमोशंस के साथ भी होता है। सेम इमोशनल स्टेट में अगर आप कोई चीज़ याद करो, जब आप तब थे जब आपने वो चीज़ याद करने की कोशिश की थी, जब आपने उसको अपने इंफॉर्मेशन माइंड में डाली थी। अगर इमोशनल स्टेट सेम होती है तो आपको चीज़ें कई बार याद आ जाती हैं। इसको बोलते हैं स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग। इसमें फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं, सिर्फ इमोशनल ही नहीं, फिजियोलॉजिकल स्टेट भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल स्टेट भी हो सकती है। जैसे आप किसी से लड़ रहे हो, व्हेन यू आर फाइटिंग विद समवन, इट्स मच इजियर टू रिमेंबर ऑल द बैड थिंग्स दैट पर्सन हैज डन। तो लड़ते टाइम आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, उसी कंडीशन में आपकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसी कंडीशन में आपको उसके बारे में बैड थिंग्स याद करना इजी हो जाता है। Researchers had subjects try to remember words that they had read while listening to music. ऐसे ही listening to music के टाइम में भी आपने जो चीज़ याद करी है, अगर आप उस चीज़ को बाद में दोबारा याद करने की कोशिश, अच्छा अब इसमें भी ये था कि हैप्पी म्यूजिक है या सैड म्यूजिक है। वन लिस्ट ऑफ वर्ड्स वाइल लिसनिंग टू सैड म्यूजिक, जिससे उनका मूड सैड रहे, और दूसरी लिस्ट ऑफ वर्ड वाइल लिसनिंग टू हैप्पी म्यूजिक। तो जब बाद में म्यूजिक को मैनिपुलेट करा तो ये देखा कि जो हैप्पी म्यूजिक के टाइम याद की थी वो उनको हैप्पी मूड पे ही याद आ रही थी चीज़ें, और सैड मूड में नहीं याद आ रही थी, और जो सैड मूड वाले टाइम पे याद की थी चीज़ें वो उनको सैड मूड में ही याद आ रही थी। तो ये स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग है कि आपकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट सेम है अगर, तो आपको रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन को ईजी हो जाता है। अगर उसी जिस स्टेट में आपने उस चीज़ को अपने माइंड में डाला था उसी स्टेट में अगर आप रिट्रीव करो तो इजी होता है याद करना। सो हाउ डू रिट्रीवल प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिकॉग्निशन डिफरेंस। अब इसमें दो चीज़ें, दो वर्ड्स आ गए हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल तो होता है कोई चीज़ आपने याद कर ली, मेमोरीज आर रिट्रीव जिसमें आपको क्यू नहीं मिला। जैसे जनरली एग्ज़ाम में आप जाते हो, एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हो, उसमें अगर लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो उसको आपको रिकॉल करके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। रिकॉग्निशन क्या होता है, जब आप
दिए हुई चीज़ों में से पहचानते हो। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले करते हो क्वेश्चन आंसर, उसमें 4 चॉइसेस होती हैं, आपको सिर्फ रिकॉग्निशन करनी होती है कि सही आंसर क्या है। तो जब आपको पूरा ही याद करना पड़े बिना क्यू के, बहुत कम क्यू हो या क्यू हो ही ना, तो उसको रिकॉल बोलोगे। और जब ऑलरेडी आपको 4 क्यूज दिए उसमें से एक पहचानना है सही क्या है आंसर, तो वो हो जाता है रिकॉग्निशन। सो रिट्रीवल भी 2 काइंड की हो गई, रिकॉल और रिकॉग्निशन। रिकॉल मेमोरीज आर रिट्रीव विद फ्यू और नो एक्सटर्नल क्यूज एज फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जैसे, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। रिकॉग्निशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स लुकिंग और हियरिंग इंफॉर्मेशन एंड मैचिंग इट टू द ऑलरेडी इन मेमोरी। तो वर्ड पजल हो गया, जो चीज जिसमें आपको ऑलरेडी क्यूज दिए हुए हैं उसको आपने पहचानना है। When someone is asked question as where were you born, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक रिट्रीवल क्यू की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पे और कोई क्यू नहीं है आपके पास एक क्वेश्चन के अलावा, तो ये क्या हो गया, ये रिकॉल हो गया। ये रिकॉग्निशन नहीं हुआ, ये रिकॉल हो गया। अब रिट्रीवल फेलियर भी एक चीज़ होती है कि जब आप रिट्रीव करते करते रह जाते हो, रिट्रीव करने की बहुत कोशिश करते हो लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं आती प्रॉपरली। ये आपने वर्ड, ये फ्रेज आपने सुना होगा बहुत बारी, टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग मीन्स कोई चीज़ आपको याद आ रही है लेकिन पूरे तरीके से आप याद नहीं कर पा रहे हो, आप उसको बोल नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में वो चीज़ आ गई है लेकिन आप उसको एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हो। Whenever people find themselves struggling for an answer, recall has failed, at least temporarily recall fail हो जाता है। अब उस टाइम पे आपको ध्यान नहीं आ रहा होता, आपको कहते हो कि बस मेरी जुबान पे ही है पर मुझे याद नहीं आ रहा, टिप ऑफ द टंग बोलते हैं उसको। तो TOT फिनोमिना बोलते हैं। पीपल में बी एबल टू से हाउ लॉन्ग द वर्ड इज, या फिर उसका स्टार्टिंग लेटर याद आने लग जाता है कि स्टार्ट इससे होता है लेकिन पूरा नहीं याद आ रहा, तो ये हो जाता है रिट्रीवल फेलियर। दे कैन नॉट रिट्रीव द साउंड और एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड टू अलाउ इट टू बी पुल्ड इनटू ऑडिटरी रिकॉर्डर ऑफ द STM। तो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसको ऑडिटरी रिकॉर्डर में लाने में फेल हो जाते हैं। हाउ अ पर्सन ओवरकम TOT, अब इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन इज द वन एवरीवन सीम्स टू नो। हम सबको पता है कि कोई चीज़, हम बहुत चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत देर तक नहीं आ रही होती, थोड़ा थोड़ा याद होता है लेकिन नहीं पूरा आ रही होती, तो क्या करते हैं हम उसको, वी फॉरगेट अबाउट इट। तो आप क्या करते हो, आप उसको छोड़ देते हो कि बाद में उसको देखेंगे आके, अभी छोड़ देते हो, उस टाइम आप उसको भूल जाते हो। So when you forget about it, the brain apparently continues to work on retrieval। आप तो उसको छोड़ देते हो लेकिन आपका ब्रेन उसको अभी भी याद करने में लगा रहता है, और सम टाइम लेटर फिर क्या होता है, द वर्ड और नेम विल जस्ट पॉप आउट, तो सडनली आपको वो वर्ड याद आ जाता है। तो ये होता है TOT फिनोमिनन से ओवरकम करने का तरीका, कि बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हो, नहीं याद आ रहा है, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका ब्रेन उस पर काम कर रहा है और थोड़ी देर बाद वो आपको याद आ जाएगा। मे भी कुछ क्यू मिल जाएगा आपको, सिमिलर साउंडिंग वर्ड मिल जाएगा, आप सुनोगे कुछ मिलता जुलता, उससे आपको याद आ जाएगा, या सराउंडिंग से क्यू मिल जाएगा, आप कहीं ऐसी जगह जाओगे कि जहाँ से आपको सराउंडिंग से क्यू मिल जाएगा। फिर एक फिनोमिना आता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट, सीरियल पोजीशन इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें जो 2 वर्ड्स हमने पहले ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, सुने हैं, वो ये है प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। Another interesting failure of recall is that it is often subject to a kind of prejudice of memory retrieval in which information at the beginning and at the end of the list, such as a poem or song, tends to be remembered more easily and accurately। कुछ चीज़ आप सुनते हो, सॉन्ग हो गया या फिर कोई पोम हो गई, उसकी आपको या तो स्टार्टिंग की चीज़ बिल्कुल याद रहती है या फिर लास्ट की। तो अगर स्टार्टिंग की चीज़ याद है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, और लास्ट की चीज़ याद है तो उसको रिसेंसी इफेक्ट। और ये ऐसे होता है कि स्टार्टिंग का आपको याद है लेकिन बीच का जो मिडल वाला पार्ट है वो भूल गए, और फिर लास्ट वाला याद है, तो ये होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट।
अब इसको कैसे चेक कर सकते हो आप? जैसे आप एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बोलो किसी के सामने और उनके बीच में 4-5 सेकंड का गैप दो, उसके बाद उनसे पूछो, रिपीट करने के लिए बोलो, तो आपको पता चलेगा कि जनरली लोग या तो स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स बोल पाते हैं या लास्ट के जो सुने हैं उन्होंने, बीच वाले वर्ड्स बहुत कम उनको याद रहते हैं। तो वर्ड्स एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट टेंड टू बी रिमेंबर्ड बेटर देन दोज इन द मिडल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्राइमेसी। तो पहला स्टार्टिंग का याद आता रहता है तो उसको प्राइमेसी इफेक्ट बोलेंगे। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू द फैक्ट दैट फर्स्ट फ्यू वर्ड्स व्हेन द लिसनर हैज नथिंग ऑलरेडी इन STM टू इंटरफेयर विद द रिहर्सल, तो उस टाइम उसके माइंड में कुछ नहीं है, तो वो जो पहले फ्यू वर्ड सुनता है वो उसको रिहर्स कर लेता है फटाफट से। लेकिन बीच वाले वर्ड्स जब तक आते हैं तो उसके टाइम माइंड में ऑलरेडी पहले वाले वर्ड्स की रिहर्सल चल रही है, तो बीच वाले वर्ड जो है उनको जगह नहीं मिलती। और बीच वाले वर्ड्स में क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दूसरा वर्ड आता रहता है, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड में एक्चुअली मूव इनटू LTM, और तब तक पहले वाले वर्ड जो है वो LTM में जा चुके होते हैं क्योंकि वो रिहर्स कर लिया होता है उनको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ग्राफ देयर इज इंक्रीज इन रिकॉल। फिर एंड वाले वर्ड्स भी याद रहते हैं ज़्यादा, जैसे रिसेंसी इफेक्ट जिसको बोलते हैं। लास्ट वाले वर्ड्स क्यों याद रहते हैं? क्योंकि वो अभी अभी सुने होते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होते ही हैं अभी, तो उनको रिट्रीव करना बड़ा ईजी होता है। तो जो सबसे पहले हम सुनते हैं उसको हम फटाफट रिवाइज करके अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देते हैं। फिर बीच में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि उसके बाद दूसरा तीसरा वर्ड आना शुरू हो जाता है। और लास्ट वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वो हमारे अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही होते हैं, तो इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी की जगह मिल जाती है, इसको लॉन्ग टर्म की जगह मिल जाती है, बीच वाले वर्ड्स को जगह नहीं मिलती, तो ये बीच वाले वर्ड्स हम भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस होता है, जिसको बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। अब ये चीज़ हमारी रियल लाइफ में भी कैसे काम आ सकती है? जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं, जैसे वो अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू वगैरह के लिए जब तैयारी करवाते हैं तो वो उनको यही बोलते हैं कि जब भी इंटरव्यू के लिए आप लाइन अप करोगे तो मिडल वाली जो पोजीशन है वो अवॉइड करना। मतलब जैसे अभी ये लाइन में खड़े हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो या तो आप स्टार्टिंग में खड़े हो या फिर लास्ट में खड़े हो, बीच वाली पोजीशन अवॉइड करना है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा तो उसको उसके ऊपर भी प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट काम करेगा, तो उसको भी किन लोगों का इंटरव्यू ज़्यादा याद रहेगा, जो स्टार्टिंग में आए थे और जो लास्ट में आए थे। बीच वालों का वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ सिखाई जाती है अपने इंटरव्यू में भी, अपने इंटरव्यू को मेमोरेबल बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली भी यूज़ किया जा सकता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट को। तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट से एक चीज़ और प्रूफ होती है कि दो मेमोरी सिस्टम है, STM और LTM। कैसे? क्योंकि जो आपने रिसेंटली याद की वो STM में होती है, जो आपने पहले याद की थी वो LTM में होती है। तो ये चीज़ें इससे प्रूव हो जाती है कि दो मेमोरी सिस्टम होते हैं हमारे। इसके बाद आगे चलते हैं। इस चीज़ का इन्होंने एक एग्जांपल और दे रखा है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सीरियल पोजीशन इफेक्ट को। Students can take advantage of the recency effect by skimming back over the notes just before an exam। कि जैसे आप पूरा साल आपने नोट्स बनाया पढ़ा, अब आपको पता है कि रिसेंसी इफेक्ट काम करेगा, तो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स उन नोट्स को आप फटाफट गो थ्रू कर लो, तो रिसेंसी इफेक्ट की वजह से फिर वो याद रह जाते हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो वो जो फॉरगेटिंग वाला जो है प्रॉपर कि फॉरगेट क्यों होता है, वो चीज़ बाद में यहाँ डिस्कस करी हुई है इसी चैप्टर में लेटर, कि फॉरगेटिंग क्यों होती है फिर भी। आगे चलते हैं रिकॉग्निशन पे। अब रिकॉग्निशन में क्या है कि रिकॉग्निशन इज एबिलिटी टू मैच अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ स्टिमुलस। जब हम किसी स्टिमुलस से मैच करते हैं, किसी इमेज से या फैक्ट से कोई चीज़ मैच करने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्निशन ईजी होती है रिकॉल से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमें क्यू मिला हुआ होता है, हमें खाली देख के उसको पहचानना होता है। तो जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, जिसमें क्यू ऑलरेडी है, आपको सिर्फ पहचानना है।
ऐसे ही रिकॉग्निशन इमेजेस के साथ भी होती है, ह्यूमन फेसेस के साथ। जैसे आप किसी के साथ बहुत दिनों बाद मिलते हो तो आपको लगता है कि आप इसे पहचानते हो, आप उसका नाम याद करने की कोशिश करते हो, रिकॉग्नाइज करने, तो वो रिकॉग्निशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का कि कुछ लोगों को उन्होंने 2500 फोटोग्राफ्स दिखाई थी पार्टिसिपेंट्स को, और बाद में दो पिक्चर्स दो फोटोग्राफ एक साथ, मतलब एक पेयर दिखाया था और पहचानना था दोनों में से कौन सी उन्होंने देखी हुई है। तो उसमें उनको 85 से लेकर 95% एक्यूरेसी मिली थी रिजल्ट में, कि लोग रिकॉग्नाइज बहुत इजीली कर पा रहे थे कौन सी फोटो उन्होंने पहले देखी हुई है। तो रिकॉग्निशन इसलिए इजी होता है रिकॉल से ज़्यादा। अब इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे फॉल्स पॉजिटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, जब आप गलत चीज़ रिकॉग्नाइज करने लग जाते हो क्योंकि आपको गलत क्यूज मिल जाते हैं। रिकॉग्निशन फूल प्रूफ मेथड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि रिकॉग्निशन हर बार ठीक ही बताएगा। कई बार क्या होता है कि जस्ट इनफ सिमिलैरिटी, कोई दो चीज़ें अगर आपको सिमिलर दिख जाए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपके आंसर में भी अगर आपको दो चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानबूझ के इसलिए इस तरह के ऑप्शन दिए होते हैं जो सिमिलर साउंड या सिमिलर स्टार्ट हो रहे हैं सिमिलर वर्ड से, काफ़ी सिमिलर चॉइसेस दी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन को टफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब दो स्टिमुलस सिमिलर हो जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं कि आप गलत चीज़ चूज कर लेते हो। और ये कई बार बहुत डिजास्टर्स भी हो जाता है, क्योंकि कई बार ये चीज़ देखी गई है कि लोगों को, जैसे बोलते हैं ना, सस्पेक्ट को पहचानो, विटनेस को, आई विटनेस को बोलते हैं कि आप पहचानो आपने किसको देखा था। तो उसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वो गलत सुन लेते हैं कि उसने ये पहना हुआ था, वो था, तो वो गलत बंदे को भी कई बार बोल देते हैं कि ये था, जब उनको लगता है कि सिमिलरली उसने भी पहनी हुई है कोई चीज़। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी सस्पेक्ट को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो सस्पेक्ट हो सकता है प्रीस्ट होते हैं जो चर्च में होते हैं। तो वहाँ पे जब लाइन अप में खड़े थे सारे सस्पेक्ट, तो उसमें से एक चर्च का फादर भी था। लोगों ने ये कहीं से सुन लिया था कि प्रीस्ट के ऊपर ज़्यादा शक हो रहा है, तो उन लोगों ने उसी फादर को पहचान के बोलना शुरू कर दिया कि उन्होंने इसी को देखा था, तो गलत रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। वो तो बाद में आगे जाके थोड़ा सा मतलब फादर को सजा मिलने से पहले ही पता चल गया था, जो असली में जो था क्रिमिनल था वो उसने पहले ही अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने किया है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने क्यों दिया है कि क्योंकि गलत रिकॉग्निशन से फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है और वो कई बार बहुत डिजास्टरस भी हो सकता है। उसके आगे चलते हैं। ऑटोमेटिक एनकोडिंग। ऑटोमेटिक एनकोडिंग एक चीज होती है जिसको हम फ्लैश बल्ब मेमोरीज भी कहते हैं। ये ऑटोमेटिक का वर्ड का यहाँ पे मतलब है ना अपने आप ही एनकोड हो जाना। तो मतलब कोई चीज आपने ना तो मेंटेनेंस रिहर्सल करके याद करी, ना आपने इलेबोरेट करके याद करी, फिर भी वो आपकी मेमोरी में याद हो गई वो चीज, उसको बोलेंगे ऑटोमेटिक एनकोडिंग। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन पे आप ध्यान नहीं देते हो या ध्यान दे रहे हो लेकिन आप उसको याद करने की कोशिश नहीं करते हो, ना आप उसको रट्टा मारते हो, ना आप उसको समझते हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पासेज ऑफ टाइम की कितना टाइम निकल गया, बैठे बैठे आपको कितना टाइम निकल गया, या फिर फिजिकल स्पेस का आइडिया लग जाता है लोगों को, फ्रीक्वेंसी का कोई चीज़ कितनी बार हुई है, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स की कोई चीज़ कितनी बार हुई है पहले। तो ये सब चीज़ें लोग याद नहीं करते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाते हैं, फिर भी कई बार लोगों को याद रह जाती है। जैसे एक पर्सन है, माइट मेक नो एफर्ट टू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स कार्स हैव पास। कोई पर्सन है, वो विंडो से बाहर देख रहा है स्ट्रीट की तरफ। अब उससे किसी ने पूछा कि यहाँ से कितनी कार्स पास हुई हैं, उसने ध्यान नहीं दिया है कितनी कार्स पास हुई हैं, फिर भी वो इतना इजीली बता पाता है कि आज जो थी काफ़ी कारें गई थी यहाँ से, या आज तो बहुत कम निकली, आज तो खाली था। तो इस टाइप से जब हम कोई चीज़ ध्यान नहीं भी देते तो भी हमारी मेमोरी में वो चीज़ आ जाती है, तो उसको ऑटोमेटिक एनकोडिंग बोलते हैं। और वो चीज़ जब एक पिक्चर की तरह स्टोर हो जाती है, बिल्कुल एक जैसे एक पिक्चर खींची हो, फ्लैश पिक्चर जिसे बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है ना, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल एसोसिएशन होती है, जैसे कोई फियर वाली चीज़ हो,
हॉरर वाली चीज़ हो या जॉय वाली चीज़ हो जिसमें आप हाईली इमोशनल थे, वो उस चीज़ की मेमोरी आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह, फ्लैश पिक्चर की तरह छप जाती है। तो जब आप उसको याद करते हो तो आपको वो फोटो या वो पिक्चर सडनली आपके माइंड में याद आ जाती है, जिसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो ये भी क्योंकि इसमें आपने एफर्ट नहीं लगाया उसको याद रखने का, आप चाहते हो भूल जाए लेकिन फिर भी वो आपके माइंड में रहती है, तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक एनकोडिंग के अंदर डालना है, फ्लैश बल्ब मेमोरीज। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।